जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों थोड़े से टाइम के बाद आज वीडियो लाइव हुई मेरी, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अब फिर से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोग लास्ट टाइम पे डियर चर्चा कर रहे थे नॉन फाइनाइट चैप्टर के अंदर इन्फिनेटिव वर्सेस जीरेंड के ऊपर। दैट मीन्स कि हमें ये समझना था कि वेयर एंड व्हेन टू यूज इन्फिनेटिव एंड व्हेन टू यूज जीरेंड। आखिर क्या डिफरेंस है इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन में एंड जीरेंड वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनेटिव नाउन की तरह भी काम करती है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, एडवर्ब की तरह भी काम करती है। अगर मैं एक बार में बोलूँ तो इन्फिनेटिव 3 काम करती है बेटा, नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर। जीरंड की अगर हम बात करें, जीरंड केवल नाउन के तौर पर काम करती है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम नहीं करती। इसका मतलब आपके सामने जब जब नाउन यूज़ करना होगा तो नाउन के सामने आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक इन्फिनेटिव भी रहेगा, वो भी नाउन का काम करता है। एक जीरेंड का ऑप्शन रहेगा, वो भी नाउन का काम करता है। इसीलिए इन्फिनेटिव वर्सेस जीरेंड को पढ़ना पड़ता है कि आखिर हम कब इन्फिनेटिव यूज़ करें और कब जीरेंड यूज़ करें, राइट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कई सारे कुछ पैटर्न पढ़ाए थे, कुछ सवाल पढ़ाए थे। फिर से 1-2 सवाल लिखकर मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस कहा, ही allowed him to स्मोक हियर। मान लो कोई आदमी था, उसको लत लगी थी स्मोकिंग की, तलब चढ़ी, तो उसने कहा भाई यहाँ पे अलाउ है, मतलब परमिशन है यहाँ पे स्मोक करने की। तो जिसका कैंपस था, प्रीमिसेस था, उसने फिर देखा, समझ गया कि यार तलब ज़्यादा है इस आदमी को, लाओ पीने दे दो, नहीं मर जाएगा बेचारा बिना पिए। तो उसने क्या किया, ही अलाउड हिम, इसने इस आदमी को अलाउ कर दिया, किस बात के लिए, टू स्मोक हियर, यहाँ पर धूम्रपान करने के लिए। अगर आपको याद हो तो बढ़िया है, वरना मैं आपको रिमाइंडिंग कॉल दे रहा हूँ। रिमाइंडिंग कॉल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लेक्चर जब थोड़ा सा गैप हो जाता है तो बच्चे कनेक्ट कम कर पाते हैं। तो मैं एक बारी आपके लिए लिखने का प्रयास करता हूँ। ये जो इन्फिनेटिव था बेटा, दैट इज 2 प्लस वी1, ये हम तब लगाते हैं जब तुमको लगे कि सेंटेंस में डूअर मौजूद है या फिर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के बाद हो रहा है, आफ्टर फाइनाइट वर्ब। इन्फिनेटिव हमेशा एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में होना चाहिए रिगार्डिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के रिगार्डिंग 3 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक तो कि इन्फिनेटिव 2 प्लस वी1 होता है। दूसरा, ये डूअर अगर है मौजूद तो इन्फिनेटिव यूज़ करो, और अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के बाद हो रहा है तो भी इन्फिनेटिव यूज़ करो, और एक्टिव मीनिंग के लिए जीरंड। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आएगा। अच्छा, जीरंड तब इस्तेमाल करना है जब डूअर ना हो, बल्कि डूअर के द्वारा किया गया एक्शन दिया हो। अगर डूअर के द्वारा किया गया एक्शन दिया गया तब तो आप जीरंड यूज़ करिए। अगर इस सेंस में बात करें तो आप याद रखिए कि अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के पहले हो रहा है, बिफोर फाइनाइट वर्ब, या विथ फाइनाइट वर्ब, 2 केस में जीरंड लगाते हैं बेटा। एक तो नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट से पहले हो जाए या फाइनाइट के बाद, फाइनाइट के साथ। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान रेस कर रहा है, 2 लोग रेस में हैं, दौड़ रहे हैं, जरा सोचना, प्रैक्टिकली इस बात को सोचना कि क्या हो सकता है। अगर 2 इंसान दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये तो कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई एक सेकंड आएगा, ऐसा होगा। मतलब कोई एक बाद में पहुंचेगा, कोई पहले पहुंच जाएगा। ये वो केस है कि अगर बाद में जाएगा फाइनाइट के तो इन्फिनेटिव, और फाइनाइट के पहले आ गया तो जीरंड। एक ये हो सकता है बेटा कि दोनों में से दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, मतलब ऐसा ना हो कोई फर्स्ट कोई सेकंड ना हो, दोनों सेम, दोनों साथ में विथ फाइनाइट। तो विथ फाइनाइट वाले केस में भी हमें जीरंड लगाना होता है, मतलब दोनों एक्शन नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों एक साथ हो रहे हैं तो भी जीरंड, और अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के पहले हो रहा है तो भी जीरंड, लेकिन अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के बाद हो रहा है तो इन्फिनेटिव। ये एक जो
सिस्टम था, समझा दिया मैंने आपको। और जो पैसिव होता है बेटा वो पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। हालांकि कई बार क्या होता है वो एक्टिव मीनिंग भी कन्वे करता है, कई बार एक्टिव मीनिंग भी वो कन्वे करता है, इस बात का ध्यान रखना है, वो समझा देंगे बाद में। आइए इस बात को समझने के लिए चलो पहले यहाँ चलते हैं। देखो अलाउ वर्ब है, अच्छा वर्ब के पहले नाउन प्रोनाउन लिखा गया, क्या काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट। ये बात तो आपको याद ही होगी कि अगर कहीं कोई वर्ब लिखे हो तो वर्ब के पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी नाउन प्रोनाउन को वर्ब के बाद इस्तेमाल करो तो फिर ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये बड़ी बेसिक बात है कक्षा 3, 4, 5 की, जो आपको पता होगी, मैंने भी रिमाइंडिंग कॉल कई बार दिया है। तो आप ध्यान से देखो, ये वर्ब है तो वर्ब के पहले ये प्रोनाउन तो क्या काम कर रहा होगा बेटा? सब्जेक्ट का। अच्छा वर्ब के इधर भी प्रोनाउन है तो ये भी क्या काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट काम करना है इस वर्ब के लिए, क्योंकि अगर इसने अलाउ किया तो कोई अलाउ पाया भी होगा। अच्छा तुम ध्यान से देखोगे टू स्मोक भी तो एक प्रकार की वर्ब है, भले नॉन फाइनाइट वर्ब है, भले से नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव से लिखी हुई है, लेकिन है तो वर्ब ना। अच्छा इस वर्ब के पहले ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन इस वाली वर्ब के लिए क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। बोलो हाँ। मतलब जो हिम है, चला दो भाई, जो हिम है वो अलाउ के लिए तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेकिन जो स्मोक है उसके लिए सब्जेक्ट है, क्योंकि स्मोक वर्ब के पहले आ रहा है तो मानना पड़ेगा स्मोक करने वाला काम कोई और नहीं, यही लड़का कर रहा था। और अलाउ कौन कर रहा था? ये आदमी कर रहा था। किसको? इस आदमी को। तो इस वाली वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इस वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, दोनों काम करेगा, राइट। अच्छा जब तुमको पता है कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर दिया हुआ है, स्मोक करने वाला आदमी कौन? यही है। तो जब तुमको पता है डूअर प्रेजेंट है तो यूज क्या करना है? इन्फिनेटिव की जीरन इन्फिनेटिव। तो करेक्ट आंसर इज टू स्मोक। मतलब अगर यहां मैं स्मोकिंग लिख दूं टू स्मोक की जगह पर तो बेटा ये गलत माना जाएगा, लिखना क्या पड़ेगा? टू स्मोक। ही अलाउड हिम टू स्मोक हियर, ही अलाउड हिम टू स्मोक हियर, ये स्टेटमेंट बनेगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इस सेंटेंस में ही अलाउड हिम स्मोकिंग हियर लिखना गलत है, ही अलाउड हिम टू स्मोक हियर लिखना सही है। क्यों गलत है, क्यों सही है, दोनों समझा दिया मैंने। आइए एक सेकेंड सेंटेंस दिया, ही अलाउड टू स्मोक हियर। ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमें फिर से क्या करना है? बताना है सही है गलत। मतलब इसके पहले वाले सेंटेंस में भी आपने यही किया था कि यहाँ पे बताना था कि टू स्मोक सही है कि स्मोकिंग, तो आपने कहा साहब टू स्मोक क्यों कहा, समझा दिया। अब फिर से एक सेंटेंस दिया मैंने, ही अलाउड टू स्मोक हियर और स्मोकिंग, फिर डिसाइड करिए कि टू स्मोक होगा या स्मोकिंग होगा। फिर से डिसाइड करिए टू स्मोक होगा या स्मोकिंग होगा। एक 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं भैया, जल्दी से जरा आप लोग कंफर्म करिए। इस बार थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा, हाँ जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए अगर मैं अब बात करूं, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा बेटा कुछ देर पहले कि अगर कभी नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर दिया हुआ है तो इन्फिनिटिव लगा लो, डूअर नहीं दिया केवल एक्शन दिखा हुआ है तो फिर जिरन लगा लो। इस सेंटेंस में अगर तुम ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट सेंटेंस था इसमें देखो अलाउ तो वर्ब है, बोलो हाँ, तो इस वर्ब का ये क्या हो गया? डूअर, दैट इज सब्जेक्ट। लेकिन इस बार जो ये वर्ब लिखी हुई है ये भी तो वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इतना ही अंतर है। ये बड़ा डार्क चल रहा है। देखिए अभी क्या है ना कि इस
नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मानना ये पड़ता है कि जब फाइनाइट वर्ब से जुड़कर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी गई हो तुरंत, और किसका इस्तेमाल करके, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके, फाइनाइट वर्ब के साथ कोई नॉन फाइनाइट वर्ब जुड़ी हुई हो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके, तो इन्फिनेटिव लिखने का सीधा मतलब है कि मानना ये पड़ेगा कि इस वाली वर्ब का और इस फाइनाइट वर्ब का दोनों का सब्जेक्ट यही है। देखो, इसको इन्फिनेटिव से लिखने का मतलब है कि डूअर इसका रहा होगा, तो डूअर कहाँ रहेगा, इसके पहले रहेगा। इसके पहले आपने फिर वर्ब लिख दिया है, तो मानना पड़ेगा कि इन दोनों वर्ब का डूअर यही रहा होगा। जैसे जैसे मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, देखो ये है इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये है फाइनाइट वर्ब। तो मानना ये पड़ेगा कि ये वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है और इसका भी यही है, क्योंकि इन्फिनेटिव से लिखे हो तो कौन खेल रहा होगा, यही खेल रहा होगा, मानना यही पड़ेगा। और वास्तव में खेल वही रहा है, देख लो, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलना चाहता है। तो अभी की तुलना में अगर मैं इसको सही मानूं, टू स्मोक मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मानना पड़ेगा इन्फिनेटिव हो गया ये। अगर इन्फिनेटिव हो गया तो इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट दोनों का क्या मानना पड़ेगा, ही। तो मानना ये पड़ेगा कि ही वो आदमी है जो अलाउ भी कर रहा है, और ही वो आदमी है जो स्मोक कर रहा है। मेरी बात समझा रही है? ही वो आदमी है जो अलाउ कर रहा है, और ही वो आदमी है जो स्मोक कर रहा है। क्या ये संभव है? नहीं, ही वो आदमी नहीं हो सकता है जो अलाउ भी करे और जो स्मोक भी करे। एक बात तय है कि दोनों काम ये एक आदमी नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों काम एक आदमी कर सकते थे, वांट करना और प्ले करना दोनों एक आदमी कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी अलाउ करेगा वो आदमी स्मोक कैसे करेगा? समझिए बात को। तो जो आदमी अलाउ करेगा बेटा वो स्मोक तो नहीं करेगा, तय है। इसका मतलब अलाउ कोई और कर रहा होगा, स्मोक कोई और कर रहा होगा। इसका मतलब साहब ये आदमी ये जो काम है कोई और कर रहा है, कौन कर रहा नहीं पता। तो जब तुमको पता है कि डूअर एब्सेंट है बल्कि डूअर का एक्शन दिया हुआ है, तो क्या लगाना पड़ता है, जीरन। तो देखो एक काम करो, इस बार स्मोकिंग सही कर लो, स्मोक गलत कर लो। क्यों? क्योंकि अब ये हो जाएगा कि इसने अलाउ कर दिया इस एक्शन को, इस आदमी ने परमिशन तो दे दिया किस बात की, स्मोकिंग की। करेगा कौन, कोई और, देयर मस्ट बी समबडी एल्स। तो ये जो स्मोकिंग सही हो रहा है ड्यू टू जीरन, क्योंकि ये पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा, क्योंकि इसका डूअर ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी अलाउ करेगा वो स्मोक कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये गलत है बेटा, ये सही है। इसका मतलब इस वर्ब वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, कोई और, पैसिव है, मतलब कोई और है, उसका एक्शन दिया हुआ है बस। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ही अलाउड स्मोकिंग हियर, यहाँ पे स्मोकिंग क्यों सही है, और यहाँ पे हमने हिम दे दिया था, तो हिम देने से क्या फायदा हुआ कि इसका सब्जेक्ट मिल गया, इसलिए टू स्मोक हो गया। तो वजह समझ में आई कि आखिर इन्फिनेटिव क्यों सही हो रहा है और ये जीरन क्यों सही हो रहा है। मतलब दोनों के यूज करने के अलग अलग सेगमेंट है, ये आपको देखना सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ही स्टॉप्ड टू राइट, ही स्टॉप्ड राइटिंग। कोई इतना पूछे कि भाई अगर इस सेंटेंस यहीं तक रोक दे, ही स्टॉप्ड टू राइट और ही स्टॉप्ड राइटिंग, ये टू राइट की जगह राइटिंग, मतलब इन्फिनेटिव या फिर जीरन। तो जरा सोच के बताओ हम किस वाले के साथ जाएंगे, मतलब हम इन्फिनेटिव को सही करेंगे या जीरन को? एक बार आप लोग जरा ट्राई करिए, एक 10 सेकेंड की विंडो दे रहा है, जरा सोचिए। चलिए देखिए, लिखा है स्टॉप टू राइट और राइटिंग। मैंने कहा डियर, अब स्टॉप के दो मतलब होते हैं, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। स्टॉप ट्रांजिटिव बिहेव भी करता है और इनट्रांजिटिव बिहेव भी करता है। बोलिए हाँ। अगर ट्रांजिटिव बिहेव करेगा इसका मतलब हो जाएगा रोकना किसी को, या कोई चीज बंद कर देना, स्टॉप कर देना। तो आप बताना पड़ेगा फिर क्या स्टॉप किया, क्या रोक दिया, तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। बोलिए हाँ। लेकिन आप जब ये बोलेंगे स्टॉप का मतलब रुकना हो गया, रुकना, तो फिर अब आगे ये कैसे बताएंगे कि क्या रुक दिया, क्या का आंसर ही नहीं आ पाएगा, मतलब आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा, बेसिकली नो ऑब्जेक्ट। इसीलिए उसको हम इंट्रांजिटिव कह रहे हैं।
देखो इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, स्टॉप का मतलब दोनों होता है। अगर इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इसने, ये आदमी रुका, सेकंड वाला मीनिंग, अगर ये आदमी रुका तो जरा से पूछो क्यों रुका, वाई ही स्टॉप्ड। आपको ये बात पता है बेटा कि अदर वर्ड में 4 लोग होते हैं, ये बात तो पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, वेयर, हाउ, वाई एंड व्हेन। इन चारों का जो रिप्लाई होता है वो होता है भैया एडवर्ब। इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसका एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, इसका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक, तो अगर अब आपने कहा कि साहब ये आदमी रुका, तो जरा से पूछो क्यों रुका, वाई ही स्टॉप्ड। आपने कहा सर लिखने के लिए। ये टू राइट है ना, टू राइट इन्फिनेटिव, ये किसका रिप्लाई आ रहा है, वाई का रिप्लाई। क्यों रुका, लिखने के लिए। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन, बोलिए हाँ, एडवर्ब ऑफ रीजन। अच्छा ये तो इस मीनिंग में हो गया। जरा इस मीनिंग में आओ, स्टॉप को अगर ट्रांजिटिव मान लो तो इसकी मीनिंग क्या होगी, रोकना, मतलब कुछ स्टॉप करना। जैसे पूछो कि व्हाट ही स्टॉप्ड, अब तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट का मतलब व्हाट या होम का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट का मतलब भैया व्हाट या होम का रिप्लाई। जरा से पूछो व्हाट ही स्टॉप, इसने क्या स्टॉप किया, तो आंसर आएगा सर लिखना, कि व्हाट ही स्टॉप्ड राइटिंग, इसने राइटिंग बंद कर दिया, राइटिंग रोक दिया। इसका मतलब है कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, बोलिए हाँ। तो फिर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, और नाउन है तो फिर जीरंड बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे सो क्या बोलते हैं, जीरंड। कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम करती है सो क्या बोलते हैं, जीरंड। इसका मतलब बेटा ये सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ही स्टॉप टू राइट भी सही है, ही स्टॉप राइटिंग भी सही है। इट डिपेंड्स ऑन द केस कि आप क्या बोलना चाहते हो। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि ये रुका लिखने के लिए तो अलग बात है, ये बोलना चाहते हो कि ये रोक दिया, लिखना बंद कर दिया, तो लिखना बंद कर दिया, ही स्टॉप राइटिंग। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन सवाल इस तरह से एग्जाम में नहीं आएंगे कि जहां आप 2 आंसर दे पाएं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस लिखेगा ताकि आप डिसाइड कर पाए कि कोई इस एक ही आंसर सही हो पाएगा। He stopped write and he stopped writing and submitted his आंसर शीट। और फिर एक सेंटेंस कहा, he stopped to write he stopped writing and continued doing till 6 PM। देखो जानबूझ के हमने इस बार आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है उसमें एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करने का प्रयास किया है ताकि तुम ये डिसाइड कर लो कि आखिर इन्फिनेटिव आना है कि जीरेंट आना है। क्योंकि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के तो आप दोनों मीनिंग कन्वे कर सकते थे, आप चाहे टू राइट बोलो चाहे राइटिंग बोल लो। लेकिन अगर कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड ऑन कर देंगे तो आपके सामने कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी कि आपको कोई एक ही मीनिंग कन्वे करा पाएंगे आप। एक बार आप ट्राई करें, एक बार आप ट्राई करें, देखें जरा क्या हो सकता है। चलिए मैं आंसर करता हूँ। देखो इस बार कह रहा है कि ही स्टॉप टू राइट एंड राइटिंग, सही तो दोनों हो सकता है अलग अलग केस में, लेकिन अब सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करा आगे भी लिखा है। इस आगे वाली बात को देख कर डिसाइड कर पाएंगे बेटा आप कि आखिर हमें वहाँ पे क्या लिखना है। इस आगे वाली बात को देख कर ही आप समझ जाएंगे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे ऐसे। वो लिखा है कि एंड सबमिटेड हिज आंसर शीट। अगर इस आदमी ने अपनी आंसर शीट सबमिट कर दी है तो इसका मतलब इसने लिखना शुरू कर दिया होगा, लिखना बंद कर दिया होगा। आखिर अपनी आंसर शीट कोई इंसान जब सबमिट करता है तो कब करता है, लिखना शुरू करते वक्त या लिखना बंद करते वक्त। बंद करते वक्त। जब आप लिखना बंद कर देंगे एग्जाम की कॉपी तभी तो आप सबमिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, ही स्टॉप्ड राइटिंग एंड सबमिटेड हिज आंसर शीट। बोलिए हाँ। आ जाए यहाँ पे,
ही स्टॉप टू राइट ऑब्लिक राइटिंग एंड कंटिन्यूड डूइंग टिल 6 PM। कह रहा है कि वो रुका लिखने के लिए, क्यों रुका? लिखने के लिए। और कब तक लिखा? कंटिन्यू डूइंग, लगातार करता रहा। कब तक? 6 PM तक लिखता रहा। इसका मतलब इस बार लिखना शुरू किया है, तो राइटिंग क्यों कर रहे हैं फिर? राइट करिए, टू राइट। ही स्टॉप टू राइट एंड कंटिन्यू डूइंग टिल 6 PM। तो टू राइट सही, राइटिंग गड़बड़ है। तो आखिर ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको क्लियर करेगा कि आखिर इस फिलर में, इस इंप्रूवमेंट पार्ट वाले में हमें क्या करना है। तो बाद वाले पार्ट को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हमें इन्फिनेटिव के साथ जाना है कि जीरन के साथ जाना है। ठीक है भैया, बात अगर समझ में आ जाए तो बोला करिए हाँ। यस सर, आप लोग बोलते नहीं हो, कमेंट वमेंट करते नहीं हो भाई। चलो क्लास रिकॉर्डेड है पता है, लेकिन जब भी लाइव जाती है तो यूट्यूब के ऊपर कुछ कमेंट्स दिखने चाहिए ना कि हाँ सर, मतलब मज़ा आया, इस तरह से कभी पढ़ा नहीं था, या इस तरह से पढ़ चुके थे, बहुत घिसा पिटा तरीका है। मैं कुछ तो लिख दो मेरे भाई, पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव लिख दो, लिख तो दो एटलीस्ट। मतलब आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स, whether it is in my favor or against me, does not matter. what matters is that कि आप लिखे बस। ठीक है, आओ भाई। he forgot to send the letter oblique sending। दो ऑप्शन है फिर से, एक इन्फिनेटिव का, एक जीरन का। एक बार ट्राई करिए, 10 सेकंड की विंडो फिर से आपके पास है, और ट्राई करिए कि इज इट राइट और रॉन्ग। इज इट राइट और रॉन्ग? सब कोई प्रयास करिए भैया, सब कोई प्रयास करिए। पता है स्टूडेंट्स, आपको मैं बात बताऊं, बड़ी मेरे दिल की बात है, मतलब मैं चाहता हूं कि आपके साथ में शेयर करूं। अभी जो ऑनलाइन का जो क्रेज़ है, जो ऑनलाइन का एक लेवल है, मेरा दिल बहुत इस बात को लेकर बहुत दुखी रहता है। आई ऑलवेज फील सैड। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आज की डेट में मेजॉरिटी के लिए, देखो 100% कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं होती, और 100% कहीं भी कोई चीज़ सही नहीं होती, राइट? तो मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, जस्ट ट्राई टू गो इन डीप। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेजॉरिटी के लिए ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ रील्स के बराबर रह गया है। जैसे लोग रील्स देखते हैं ना, वैसे बच्चा रील्स देख रहा है। एक ही सब्जेक्ट के 72 टीचर को सब्सक्राइब कर रखा है, 72 कोचिंग को सब्सक्राइब कर रखा है। नाउ आफ्टर सम टाइम्स ही विल गेट कंफ्यूज्ड कि मैं किसको फॉलो करूं, किसको फॉलो ना करूं, क्योंकि एक आदमी इस चीज टॉपिक के बारे में ये कह रहा है और एक आदमी ये कह रहा है, किसकी मानूं किसकी ना मानूं, कौन सही कौन गलत, एकदम मतलब झाल चढ़ जाती है उसको। क्योंकि क्रॉस वेरीफाई करने के लिए टीचर सामने नहीं है कि मैं उससे सवाल कर सकूं कि सर आप ये बात कैसे कह पा रहे हैं, आप सर ये बात कैसे कह पा रहे हैं, कैसे हम माने ये बात सही है। मतलब एक प्रकार से जो कन्फ्यूजन का, डाउट का जो बेस होता है, वो जो लॉजिक्स, वो आप कैसे जानेंगे? आज बच्चा सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर वो कहीं ना कहीं रील्स देख रहा है। कोर्स परचेज तो कर लेता है। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, मम्मी कसम खा के बोलो, क्योंकि छोटी मोटी कसम खिलवाऊंगा तुम लोड नहीं लोगे, तो तुम मम्मी कसम खाओ। मेरी बात को गहराई में लेना, अन्यथा मत लेना। तुम्हारा बड़ा भाई, टीचर, गुरु, जो तुम समझना हो समझ लो। ये मान कर सोचना कि यस सर, अजय सर आपकी बात सही है। आप अपनी कसम खा के बोलो कि ऑनलाइन बैच तो नो डाउट इन्फ्लुएंस होकर कोई भी ले सकता है। मान लो मेरी क्लास अच्छी लगी उसको, सपोज करो, उसने परचेज कर लिया। ऐसे आपको भी किसी और क्लास अच्छी लगी, उसका परचेज कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि परचेज करने के बाद जो टीचर एक बैच में, मान लो मैंने इंग्लिश 110 लेक्चर में पढ़ाया, 110 लेक्चर में कंप्लीट इंग्लिश को खत्म किया, क्या वास्तव में कोर्स खत्म करने के बाद 110 लेक्चर आप देखेंगे? दिल पे हाथ रख के बोलो, कोर्स की वैलिडिटी होती है 1 ईयर, 365 दिन, 1 साल। लेकिन पता है होता क्या है? मेजॉरिटी मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि सर मेरा कोर्स ना एक्सपायर हो गया है और सर मैं पढ़ नहीं पाया, सर प्लीज़ मेरा बैच फिर से
रीएक्टिवेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कोर्स पढ़ नहीं पाया सर। ओहो, 100 दिन की क्लास मतलब 3 महीने की, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स मान लो। 3.5 महीने की क्लास को दिया गया 1 साल पढ़ने के लिए, एक्सटेंडेड वैलिडिटी। स्टिल यू आर सेइंग दैट सर मेरा कोर्स एक्सपायर हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। नाउ टेल मी, अगर तुम 100 बच्चों को कॉल करोगे या 100 बच्चों का डेटा उठाओगे, तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं चैलेंज करता हूं कि 100 में से 98 ये कमिट करेंगे, यस सर मैंने बैच परचेज तो किया, शुरू में क्लास भी ज्वाइन किया, बट सर कोर्स खत्म नहीं कर पाया और कोर्स एक्सपायर हो गया। आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? एक कारण है, जो ऑफलाइन क्लास के अंदर मिलता है ना, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? कंटेंट नहीं, कंटेंट तो टीचर जो यहाँ पढ़ा रहा है वही तो ऑफलाइन पढ़ाएगा भाई। मैं बदल थोड़े जाऊंगा, अजय गुप्ता बदल नहीं जाएंगे। अजय गुप्ता जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही तुमको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में एक जो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसकी बड़ी गहराई है इसकी मीनिंग में। इंटरेक्शन का मतलब हम जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से क्लास के अंदर, रमेश, दिनेश, मुकेश, रीना, मीना, टीना, जो भी सामने क्लास में बैठेंगे बच्चे, तो वो जो इंटरेक्शन ना, उससे एक रिलेशन डेवलप होता है। पहले तो रिलेशन के साथ साथ एक प्रेशर डेवलप होता है कि यार सर ने आज कुछ पढ़ाया है तो कल इसका रिवीजन कॉल लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर खड़ा कराएंगे, चलो भाई बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं आएगा तो बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा। क्या फील होगा? एम्बैरेसमेंट फील होगा। तो बच्चे को झेप लगेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना चाहते, किसी के सामने इमेज नहीं खराब करना चाहते अपनी, तो वो इसी बहाने पढ़ लेते हैं, वो इसी बहाने पढ़ लिए चलो। कुछ होते हैं कि जिनको एम्बैरेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि टीचर अगर डांटेगा तो उनको दर्द होगा, बुरा लगेगा, और वो नहीं चाहेंगे कि टीचर बार बार उनको डांटे। एक बार डांटेंगे दोबारा पढ़ के आएगा वो। तो 100 में से मैं ये भी नहीं कहता कि 100% पढ़ने लग जाएंगे, 100% कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 100 बच्चों की क्लास है तो 100 में से 15 खराब जाएंगे, 20 खराब जाएंगे, मान लिया 80 बढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है? उल्टा उल्टा, 80 खराब जाते हैं, 85 खराब जाते हैं, 90 खराब जाते हैं, इवन ये कहो कि 95 खराब जाते हैं। केवल 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैच को प्रॉपर टाइम पे परचेज भी करते हैं और पूरी क्लास में लाइव रहकर पढ़ते भी हैं। ये बात मतलब मुझे बहुत हर्ट करती है कि यार स्टूडेंट्स अगर इस तरह से चलता रहा ना, अगले 5 साल के बाद, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब यू आर गोइंग टू सी अ बिग चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आएगा, 100% आएगा, जिस तरह से माहौल चल रहा है। क्योंकि बच्चे को ऑनलाइन में कोई प्रेशर ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं पढ़ना क्या है, बस वीडियो अच्छा वीडियो कैसे देखता है वो? आज देखा है वीडियो नंबर 1, तो उसका मर्जी करेगी वीडियो नंबर 10 खोल लेगा, उसकी मर्जी करेगी वीडियो नंबर 21 खोल लेगा, क्योंकि मर्जी उसकी है, टैब उसके पास है, जो जो टैप करो वही खुलेगा। तो भैया जब सब तुम अपनी मर्जी से करोगे तो तुम्हें लगता है फिर कुछ कर पाओगे? नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है बेटा, मेरा 12 साल का अपना अनुभव, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 12 ईयर्स इन इलाहाबाद। इलाहाबाद मुझे 12 साल हो गया। तो जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत ढंग से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि 12 साल में हमने बहुत लोगों का सिलेक्शन कराया, बहुत लोगों को इंग्लिश सिखाई, वो इस लेवल पे सिखाई कि आज वो टीचर बन गए, आज वो टीचर बन गए, इस लेवल पे सीख चुके हैं वो लोग। लेकिन ये बहुत बहुत मुझे खल रहा है कि स्टूडेंट्स, अब जो ऑनलाइन का जो एरा है ना, ये तो ऑनलाइन एरा में बच्चे सुधर जाएं, जो कि संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन जब पढ़ना है तो ऑफलाइन आके पढ़ें। हाँ, ऑनलाइन वो लोग जुड़े। देखो, जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है बेटा, जैसे जो बच्चा एमपी का है, जो बच्चा बिहार का है, जो बच्चा नेपाल का है, जो बच्चा हरियाणा का है, पंजाब का है, और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से नीचे बिलोंग करता है। अब बताओ, उसके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाए, वो बेचारा इलाहाबाद कैसे आएगा पढ़ने? अच्छा, उसको चाहत है पढ़ने की, बहुत चाहत है पढ़ने की, और अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा निकल जाएगा।
लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है कि इलाहाबाद आके इतना लंबा खर्चा उठाएगा, रहना खाना सब। तुम जरा बताओ, उन बच्चों के लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन रामबाण है कि नहीं? एक पैनेसिया है, एक ऐसी चीज है जो वरदान साबित होगी उनके लिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सस्ता नहीं, महासस्ता है, महासस्ता। वो किसी राह चलते किसी व्यक्ति के पास चले जाएंगे और इतना बोल देंगे, भाई साहब मुझे ये तैयारी करनी, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं हाथ पैर जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मुझे ये बैच दिलवा दीजिए। लेकिन मानिए, आपके घर मोहल्ले रिलेटिव में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको किसी भी टीचर का जिसका आप चाहते होंगे बैच दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि उस बैच की कीमत ही 1000-2000 रुपए है। तो 1000-2000 रुपए तो भाई कोई भी आदमी किसी गरीब बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहता होगा उसके लिए इन्वेस्ट कर सकता है एक बार। क्योंकि एक बार करेगा 1 साल चलेगा और वो बच्चा सेम लेक्चर 1 साल तक कई बार पढ़ सकता है, कई बार रिवाइज कर सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन मतलब मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर इस धरती का कोई वरदान ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर इस्तेमाल मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम गरीब बच्चों के लिए जो व्यवस्था अब कर पा रहे हैं, शायद टेक्नोलॉजी ना होती तो ना कर पाते। ये साइंस का सबसे बेहतरीन यूज समझ में आता है मुझे। लेकिन जब मेजॉरिटी को देखता हूँ, हर लोग यही कर रहा है। बताओ, इलाहाबाद बच्चा आ गया तैयारी करने, लेकिन इलाहाबाद से कोचिंग नहीं आ रहा है, वो इलाहाबाद में बैठ के लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई लाइब्रेरी में? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? कोई नहीं पता, बस मस्ती चल रही है। बड़ा दुखी होता हूँ कभी कभी। ठीक है, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा दुख अगर उमड़ेगा तो मैं और बोलूँगा। इससे अच्छा है कि आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं। लिखा, ही फॉरगॉट टू सेंड द लेटर एंड सेंडिंग। एक बात बताओ, टू सेंड और सेंडिंग, हम लेटर हम भूलते कब है? इंग्लिश कहती है कि हम दो तरीके से भूलते हैं। एक तो हम तब भी भूल जाते हैं हम जब कोई चीज़ नहीं किए होते। हमको किसी ने कोई काम करने को कहा, भाई तुम ये करके आना, आपने कहा ठीक है करके आएंगे, लेकिन आप भूल गए, करना ही भूल गए, मतलब किया ही नहीं। एक होता है करके भूल जाते हैं, मतलब जो काम कहा गया आपने कर भी लिया, अब आपसे 2 महीने के बाद 2 साल के बाद पूछा गया कि आपने काम किया, तो आपको याद ही नहीं रहता, भूल गया। जैसे आपने किसी को 5 रुपए देना था, दे दिया। अब 5 रुपए तो छोटा सा अमाउंट है कि इंसान भूल ही जाता है। अब 2 साल के बाद कोई बोले, भाई तुम्हारा 5 रुपए मेरे पास है, तुमको कौन सा 5 रुपए है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, याद ही नहीं, 2 साल पहले की बात है ये। आप दिए भी थे, दे के भूल गए। तो कई बार क्या होता है, इंसानी फितरत है, हम कोई काम करना भूल जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि करके भूल जाते हैं कोई काम। अगर टू सेंड का मतलब, टू सेंड का मतलब क्या बेटा? टू सेंड का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब को आपने लिखा किससे? इन्फिनेटिव से। इसका मतलब ये काम कब होगा? फाइनाइट के बाद होगा। फाइनाइट क्या होगा? पहले आप भूल जाओगे, कब करोगे? बाद में, मतलब लेटर सेंड ही नहीं किया, बाद में करोगे, भूल गए, आप करना भूल गए, तो सेंड टू सेंड कर लो। इसका मतलब ये हो गया कि ही फॉरगॉट, ये लड़का भूल ही गया सेंड करना, सेंड किया ही नहीं। क्योंकि इन्फिनेटिव से लिखने का मतलब होता है कि नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के बाद हो रहा है, आफ्टर फाइनाइट वर्ब। तो अगर फाइनाइट वर्ब के बाद हो रहा है तो भैया वो काम हुआ ही नहीं, काम करना ही भूल गया वो आदमी। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि हम जब सेंडिंग लिख रहे हैं तो सेंडिंग लिखने का सीधा मतलब है कि हम इस नॉन फाइनाइट वर्ब को जीरन से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिफोर हो रहा होगा, मतलब पहले वो ये काम किया होगा लाइफ में, कभी जिंदगी में। आज वो क्या हो गया? भूल गया है। मान लो कोई लेटर आपने भेजा है, आज से लगभग 3 साल पहले, 4 साल पहले कोई लेटर भेजा। अब अगर आपने कोई लेटर भेजा है, तो अब आप 3 साल के बाद कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि 3 साल वो लेटर आपने भेज दिया है। अब आपको वो याद ही नहीं आ रहा कि किस सेक्टर में बात कर रहा है, क्योंकि जो तुम बात कर रहे होगे उस आदमी को वो बात तक याद नहीं होगी। भेजा कब? बहुत पहले, याद ही कहाँ है? तो वो काम ही करके तुम भूल गए, आज तुम भूल चुके हो, काम कर चुके हो तुम, दैट इज सेंडिंग। तो एक ये है कि ये लड़का लेटर भेज के भूल गया और ये लेटर भेजना ही भूल गया। लेकिन ऐसे एग्जाम में तो आएगा नहीं, एग्जाम में तो एक स्टेटमेंट देगा, आपको क्लेरिफाई करना रहेगा। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ दूं तो आप डिसाइड करिएगा कि आपको इन्फिनेटिव के साथ जाना है या जीरन के साथ जाना है। सेंड द लेटर एंड was looking for it
इन वेन, वॉज लुकिंग फॉर इट इन वेन। ठीक है, तो मैंने कहा कि ही फॉरगॉट टू सेंड ऑब्लिक सेंडिंग द लेटर एंड वॉज लुकिंग फॉर इट इन वेन। एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने और लिख दिया, he forgot to send oblique sending the letter and it is still lying on the table। ये देखो, इस बार क्या होगा, इसके पहले वाले केस में क्या हुआ कि हमने सेंटेंस को सिर्फ यहीं तक रोक दिया, टू फॉरगेट तक, लेटर तक। हमने अब बताया नहीं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, इसलिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इस बात को लेटर से थोड़ा आगे बढ़ा दो। हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया लेटर का कि लेटर का किस रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है। हमने अब कह दिया कि एंड वॉज लुकिंग फॉर इट इन वेन एंड इट इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल। ये जो दो कॉन्टेक्स्ट लिखेगा ना डियर, ये दो कॉन्टेक्स्ट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आखिर इस सेगमेंट में जो आपको इन्फिनिटिव और जीरेंट डिसाइड करना है वो कैसे डिसाइड होगा। वो आपको देख के डिसीजन देना आसान हो जाएगा। एक 10 सेकंड का विंडो दे रहा हूँ, जरा देखो क्या हो सकता है। इस बार इन्फिनिटिव कहाँ जाएगा, जीरेंट कहाँ जाएगा। देखिए, मैंने कहा ये लिखा है भैया कि एंड वॉज लुकिंग फॉर इट इन वेन। इन वेन का मतलब क्या होता है बेटा, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, मतलब उस लेटर को आप व्यर्थ में सर्च कर रहे थे। तो व्यर्थ में सर्च कब कर रहे होंगे, जब लेटर भेज चुके होंगे। भाई जिस लेटर को आपने पोस्ट कर दिया, जहां जाना था पहुंचा दिया, अब तुम उसको कमरे में ढूंढोगे, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि लेटर पोस्ट हो गया है और ये लड़का भूल गया है, और खोज कहाँ रहा है, अपने घर में। तो लेटर पोस्ट हो चुका है तो सेंडिंग करो टू सेंड गलत है। लेकिन अगर वो लिखा है कि एंड इट इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, इट मतलब कौन, लेटर। लेटर क्या है, अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल पे। अगर लेटर टेबल पर पड़ा हुआ है तो लेटर पोस्ट हुआ ही नहीं। अगर लेटर पोस्ट ही नहीं हुआ भैया तो आगे होगा, अभी तो नहीं हुआ, तो फिर सेंडिंग क्यों कर रहे हो, अब टू सेंड करो। तो इस बार होगा ही फॉरगॉट टू सेंड, और पहले वाले में क्या होगा, ही फॉरगॉट सेंडिंग। दोनों में अंतर समझ लेना बेटा, इन्फिनिटिव क्यों कर रहे हैं, जीरेंट क्यों कर रहे हैं। अगर काम हो चुका है, नॉन फाइनाइट का एक्शन पहले हो चुका है तो जीरेंट लगा लो, नॉन फाइनाइट का एक्शन बाद में होना है तो फिर आप इन्फिनिटिव लगा लो। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है भैया कि इन्फिनिटिव कैसे लगेगा, जीरेंट कैसे लगेगा। आई होप कि बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए, इसकी आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हमने इन्फिनिटिव जीरेंट की जो पूरी बेसिक कहानी थी समझा दिया है। अब इसके कुछ चुनिंदा एरर्स के ऊपर बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई पड़ता है। तो कल हम लोग वो हेडिंग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होते हैं बेसिकली। लेकिन ये हेडिंग इसलिए पढ़ानी पड़ती है क्योंकि आपको पहले इन्फिनिटिव की समझ डेवलप कराई जाए। क्योंकि इन्फिनिटिव की समझ डेवलप नहीं होगी डियर जीरेंट की, तो फिर आगे के जो स्टेटमेंट्स में जो एरर आएगी ना, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे आपको रटना पड़े कोई चीज़, क्योंकि लोग रटवाते हैं किताब में भी और टीचर्स भी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो काम करें। इसके लिए पहले आप एक समझ को डेवलप करिए, जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग ओवर द लैंग्वेज, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच।